हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलोज फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अबव स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी नथिंग कैन बी सेड, ऑप्शन डी मास एंड चार्ज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे की कंसेप्ट के अंदर. की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है बच्चों. लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ठीक है बच्चों. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मीन्स यानी द फिजिकल थिंग, द फिजिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी created or destroyed, cannot be, so can't be created, can't be created और destroyed. ठीक है बच्चों. अब हम बात करते हैं destroyed. तो मास कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो मास है वो कैन नॉट बी क्रिएट, यानी मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है. तो अब हम इसको अगर चार्ज के लिए लगाएं तो मान लेते हैं कि एक दो हमारे क्या है, स्फेयर है, एक स्फेयर है ए और दूसरा स्फेयर हमारा क्या हो जाएगा बी. अब दोनों जो सिस्टम है इसका जो चार्ज है Q1 है और इसका चार्ज क्या है Q2 है. ठीक है बच्चों. क्या हुआ कि जो टोटल सिस्टम का चार्ज हो जाएगा Q सिस्टम, तो सिस्टम का जो चार्ज होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा. Q सिस्टम अगर हम लिखें, Q सिस्टम इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. तो Q सिस्टम हमारा क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 के इक्वल हो गया. अब हमने क्या किया कि दोनों चार्ज को क्या किया कि दोनों जो सिस्टम के जो स्फेयर हैं इनको हमने क्या किया, बाय फ्रिक्शन चार्जिंग की. तो यहाँ से मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास में चले गए. ठीक है बच्चों. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर हमारे पास में क्या चले गए, इसके पास में चले गए. ठीक है बच्चों. एम नंबर ऑफ सिस्टम इसमें से, तो इसका जो क्यू डेस हो जाएगा, नया चार्ज हो जाएगा, तो क्यू डेस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से Q1 माइनस एन इलेक्ट्रॉन ई. ठीक है बच्चों. एन इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए. तो इसी तरह से ये एन डेस है तो ये Q1 डेस हो गया हमारा और Q2 डेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नया सिस्टम का जो मास हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा Q2 प्लस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बच्चों. ये हमारे पास में जो सिस्टम का जो मास होगा तो Q1 प्लस Q2 डेज, यानी दोनों का अगर हम चार्ज जोड़ें तो Q1 डेज प्लस Q2 डेज इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा वापस किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 के इक्वल आ गया. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सिस्टम का जो टोटल जो चार्ज था वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और इसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं. तो इसी तरह से अगर हम मास की बात करें तो इसका मास पहले क्या था, m1 था और इसका मास पहले क्या था, m2 था. ठीक है बच्चों. m1 और m2. अब इसके अंदर क्या हुआ कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में आ गए, तो इसके पास में जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m1 डेज, यानी इसका जो नया मास होगा m1 डेज इज इक्वल्स टू, पहला जो मास था m1 माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले गए इसमें से, तो n मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इसी तरह से m2 डेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 डेज इज इक्वल्स टू m2, तो पहले मास इसका कितना था m2 प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में आ गए तो n मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो समेशन होगा यानी जो फाइनल मास हो जाएगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, m1 डैश प्लस m2 डैश. तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो m1 प्लस m2 के इक्वल आ जाएगी. m1 प्लस m2 के इक्वल आ गई, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास भी इसको फॉलो हो रहा है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मास एंड चार्ज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज following conservation law. So option D is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.